हेलो मेरे फिल्मी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिल्म चटोरे में आप सभी का स्वागत है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का जो वीडियो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसके बाद आप लोग कहानी में खो जाने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत में समुद्र के बीच में एक जबरदस्त भूकंप आता है जो समुद्र तल को इतनी जोर से हिलाता है कि वहाँ एक बड़ी दरार बन जाती है और वहाँ से एक चमकदार नीली रोशनी निकलती है। सतह पर एक जोड़ा अपना समय आनंद से बिता रहा होता है जब लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, लेकिन लड़की जवाब दे उससे पहले कुछ अजीब होता है। कोई अज्ञात शक्ति लड़के को पानी के नीचे खींच लेती है। लड़की थोड़ी परेशान होती है, इधर उधर देखती है और फिर चिल्लाने लगती है जब उसका बॉयफ्रेंड की लाश ऊपर तैरती हुई आती है। उसके बाद कातिल भी सामने आता है, एक अल्फा ज़ॉम्बी जो तुरंत उस लड़की को भी मार डालता है। इसी दौरान हंटर, रे और उनकी भतीजी जाड़ा मछली पकड़ रहे होते हैं जब दूर से उन्हें एक नाव जलती हुई दिखाई देती है। वे तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और हंटर आग बुझा देता है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। आग गलत तरीके से चलाए गए पटाखों की वजह से लगी होती है जिन्हें हंटर जब्त कर लेता है क्योंकि वह स्थानीय पर्यवेक्षक होता है। वह नाव पर मौजूद लोगों को डांटता है क्योंकि वे पीकर नाव चला रहे होते हैं, लेकिन ब्लेन को यह बात पसंद नहीं आती। इस बीच एक चट्टान के ऊपर से एक रहस्यमय आदमी अपनी दूरबीन से नीली रोशनी को देख रहा होता है। हंटर का समूह वापस मछली पकड़ने चला जाता है और रे अपनी लाइन पर कुछ बड़ा पकड़ता है। थोड़ी कोशिश के बाद वह एक मृत शरीर को बाहर खींच लेता है जो बिल्कुल नीला दिखता है। जाड़ा अपना अंडरवाटर कैमरा इस्तेमाल करती है और समुद्र तल पर वह नीली रोशनी का पता लगाती है जो सामान्य नहीं लगती। हंटर तुरंत रेडियो के जरिए अधिकारियों को सूचित करता है। जब जाड़ा मृत शरीर को कवर कर रही होती है तो वह देखती है कि शरीर वहाँ से गायब हो गया है। शरीर अब एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है जो तुरंत जाड़ा पर हमला करता है और उसके कंधे को बुरी तरह से चोट पहुँचाता है। रे ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाता है जब तक हंटर अपनी मछेटे से ज़ॉम्बी को मार नहीं देता, लेकिन ज़ॉम्बी फिर से उठ जाता है तो हंटर और रे मिलकर उसे समुद्र में धकेल देते हैं। शहर में हंटर अपनी गर्लफ्रेंड केंजी और उसकी बेटी सैम को कॉल करता है और केंजी से कहता है कि वह जाड़ा की मदद करे क्योंकि केंजी एक डॉक्टर है। केंजी तुरंत हंटर से मिलने के लिए निकलती है जबकि सैम अपने दोस्तों के साथ कंसर्ट जाती है। वहाँ सैम सिंगर डैग से मिलती है और दोनों के बीच कुछ खास एहसास होते हैं। जाड़ा को अस्पताल ले जाया जाता है जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और रे उसके साथ होता है। इस दौरान हंटर शेरिफ अकोनी से मिलता है और वे दोनों मिलकर इस अजीब घटना की जांच करने का फैसला करते हैं। जब वे हंटर की नाव में होते हैं तो उन्हें सतह पर नीली रोशनी दिखाई देती है। हंटर अपना कैमरा फिर से भेजता है और एक शिपव्रेक का पता लगाता है जिसमें एक दरार है जो वह नीली रोशनी छोड़ रहा होता है। उस जहाज पर कोई नाम और विवरण नहीं होते। जो और भी अजीब बात होती है, करीब ही एक अजीब जीव तैरता हुआ दिखता है। हंटर कहता है कि ये हमले शायद ज़ॉम्बी के हो सकते हैं और अपना अनुभव साझा करता है, लेकिन अकोनी इस बात को मजाक में उड़ा देता है। तभी एक बड़ी ज़ॉम्बी हॉर्ड पानी में तैरती हुई उनके तरफ आती है और अब अकोनी हंटर की बात पर विश्वास करता है। हंटर तुरंत केंजी को कॉल करता है और जाड़ा को आइसोलेट करने के लिए कहता है और साथ ही इवैक्यूएशन के लिए मदद बुलाता है। बीच पर सुनामी सायरन बजती है और लोग शौक में समुद्र की तरफ देखते हैं जहाँ पानी पीछे हट रहा होता है। हंटर और अकोनी नागरिकों की मदद करने लौटना चाहते हैं, लेकिन तभी वे एक बड़ी वेव को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से भरी होती है। लोग घबराने लगते हैं और हंटर नाव को जितना तेज हो सके चलाकर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वेव उन्हें पकड़ लेती है और वे छुपने के लिए मजबूर होते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड में ज़ॉम्बी सुनामी बीच पर पहुंच जाती है और इलाके को पूरी तरह से तबाह कर देती है। ज़ॉम्बीज हर जगह बिखर जाते हैं। हंटर और अकोनी भी सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अकोनी अपनी गोली बचाने के लिए अपने गन का इस्तेमाल नहीं करता। अस्पताल में केंजी रे को बताती है कि ज्यादा स्टाफ इवैक्यूएट हो चुका है तो जाड़ा का इलाज थोड़ी देर तक नहीं हो पाएगा और वे लोग क्वारंटीन में रुकेंगे। बीच पर कुछ सर्वाइवर्स बच जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज वापस उठ रहे होते हैं और ज्यादा लोगों को अटैक करने लगते हैं। बाकी सर्वाइवर्स भी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और हॉर्ड और बड़ा हो जाता है। अकोनी और हंटर कुछ ज़ॉम्बीज को मारते हैं, लेकिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही होती है और लोग लगातार मारे जा रहे होते हैं। हंटर एक नाव ढूंढता है और उसका इंजन इस्तेमाल करके कई मॉन्स्टर्स को एक साथ मार देता है, जिससे कुछ लोग भाग पाते हैं। इस दौरान सैम और उसके दोस्त बिल्डिंग के अंदर से ये सब देखते हैं और अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं, लेकिन सभी पैनिक में बिजी होते हैं इसलिए कोई फोन नहीं उठाता। अस्पताल में जाड़ा एक सेकंड के लिए उठती है और फिर दोबारा मर जाती है, लेकिन फिर से एक ज़ॉम्बी बनकर जाग जाती है और रे पर हमला करती है, लेकिन तभी एक डॉक्टर रूम में आता है और जाड़ा उसे काट लेती है। रे ये मौका लेकर रूम से निकल भागता है। वापस बीच पर अकोनी एक और ज़ॉम्बी को एक अम्ब्रेला से मार डालता है। कितने भी ज़ॉम्बीज को वो मार ले, उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही होती है। अकोनी और हंटर फाइनली डिसाइड करते हैं कि वे रिइंफोर्समेंट बुलाने के लिए भाग जाएं। जब वे ट्रक में बैठते हैं तो अचानक वे पीछे से चिल्लाते हैं, लेकिन ये सिर्फ ब्लेन और उसकी गर्लफ्रेंड होते हैं जो ट्रक में छुप रहे होते हैं। इसी बीच बिनोक्यूलर्स वाला मिस्ट्री आदमी बीच पर पहुंचता है और एक ज़ॉम्बी के पास क्रोबार लेकर चलता है। अस्पताल में केंजी एक रूम से बाहर आती है और देखकर डर जाती है कि जाड़ा ने सारा स्टाफ मार दिया है। जाड़ा उसका पीछा करने लगती है और जब केंजी कॉरिडोर से भागती है तो रे उसे एक रूम में खींचकर लॉक कर लेता है, लेकिन जाड़ा और स्टाफ जो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं वो दरवाजे को तोड़ने लगते हैं और थोड़ी देर बाद अंदर घुस जाते हैं।
तो रे और केंजी को फिर से भागना पड़ता है। वो लोग अस्पताल के एक और सेक्शन में पहुंचते हैं और वहाँ एक ज़ॉम्बी को व्हीलचेयर पर देखते हैं और जाड़ा अभी भी उनका पीछा कर रही होती है। दोनों को लगातार भागना पड़ता है और एक रास्ता ढूंढना पड़ता है भागने का। कुछ मिनट बाद अकोनी और बाकी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और भी ज़ॉम्बीज को आते देख जितना तेज हो सके भागने लगते हैं। मॉन्स्टर्स लगभग ब्लेन तक पहुंच जाते हैं तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को होड़ की तरफ धकेल देता है ताकि वो उसका चारा बन जाए और खुद बाकी लोगों के साथ अंदर घुस जाता है। जब ज़ॉम्बीज खिड़कियों पर हमला कर रहे होते हैं, हंटर ब्लेन को उसके किए के लिए टोकता है, जिस पर ब्लेन गुस्से में आग बबूला हो जाता है और एक ऑफिसर से गन ले लेता है। वह हथियारों को आर्मरी से लेने की मांग करता है और जब बाकी लोग मना कर देते हैं तो वह अधिकारी को गोली मार देता है। फिर ब्लेन आर्मरी की तरफ भागने की कोशिश करता है लेकिन हंटर उसे तुरंत नॉक आउट कर देता है। वापस सैम और उसके दोस्तों पर वे लोग बिल्डिंग से निकलते हैं और सड़कों पर भागने लगते हैं। उन्हें एक ज़ॉम्बी को धक्का देना पड़ता है और होड़ दूसरे भागते हुए ग्रुप पर हमला करता है, जिसमें से कुछ सदस्यों को गिरा देता है। कुछ ब्लॉक्स बाद सैम का ग्रुप डिसाइड करता है कि वे एक मार्केट में छुपेंगे, लेकिन यह जगह भी ज़ॉम्बीज से भरी होती है। डैग गिर जाता है और उसके टखने में चोट लग जाती है तो सैम को उसकी मदद करनी पड़ती है चलने में। दूसरे लड़के को तुरंत मार दिया जाता है और ग्रुप अलग हो जाता है। तानी कुछ ज़ॉम्बीज को धक्का देकर बाहर भाग जाती है जबकि सैम और डैग पीछे की तरफ भागने लगते हैं। पुलिस स्टेशन में अकोनी लगातार रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश करता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर अकोनी एक सेफ से रेवोक फार्मास्यूटिकल्स लिखा एक लिफाफा निकालता है और उसे श्रेड कर देता है जब हंटर नहीं देख रहा होता। हंटर मैरीटाइम रजिस्ट्री में लॉगिन करता है और उन्हें जो शिप समुंदर के नीचे दिखाई दी थी उसका पता लगाता है। वह शिप रेवोक इंडस्ट्रीज के नाम से रजिस्टर्ड होती है और उसका स्टेटस साल्वेज्ड एंड जंक दिखाता है, जो मतलब होता है कि कंपनी ने शिपव्रेक को छुपा दिया है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है, इसलिए सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसी वक्त ज़ॉम्बीज खिड़कियों को तोड़कर अंदर आ जाते हैं तो हंटर और अकोनी आर्मरी में हथियार लेने जाते हैं। हंटर को ज्यादा इंटरेस्ट कॉन्फिस्केटेड ऑब्जेक्ट्स में होता है और उसे एक कूल डबल ब्लेडेड तलवार मिलती है। जब वे निकलते हैं तो हथकड़ी लगे ब्लेन उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी ले चलें, लेकिन वे लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। पुलिस शील्ड्स का इस्तेमाल करके वे दोनों ज़ॉम्बीज को धक्का देकर बाहर निकलते हैं और अकोनी सबसे करीब ज़ॉम्बीज को गोली मार देता है, जबकि हंटर एक बाजूका का इस्तेमाल करके स्ट्रीट से आ रही ग्रुप को खत्म कर देता है। बदकिस्मती से ज़ॉम्बीज अब भी चल रहे होते हैं और इससे भी बुरा यह होता है कि एक दूसरा ज़ॉम्बी सुनामी भी आ रहा होता है। वे दोनों ट्रक में भाग निकलते हैं और जब जंगल से गुजर रहे होते हैं तो उनका सामना अल्फा ज़ॉम्बी से होता है तो वे उसे ट्रक से कुचल देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। वापस सैम और डैग पर वे लोग पार्किंग लॉट तक पहुंच जाते हैं और उसका वैन ढूंढते हैं जिसमें एक बैंड मेंबर चिल कर रहा होता है। उसने हेडफोन्स पहने होते हैं और उसे कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। लड़का वैन खोलता है लेकिन जब हीरो बनने की कोशिश करता है तो वह इतने सारे ज़ॉम्बीज का सामना नहीं कर पाता और तुरंत मार दिया जाता है। सैम और डैग वैन के दरवाजे लॉक कर देते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैन स्टार्ट नहीं होता। इस दौरान तानी टाउन से निकलने में कामयाब हो जाती है और ज़ॉम्बीज अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। वह एक घर देखती है और गेट की तरफ दौड़ती है, जहाँ मार्टी उसे सिक्योरिटी कैमरों पर देख रहा होता है। यह वही मिस्ट्री आदमी होता है जिसके पास एक ज़ॉम्बी कैप्टिव होता है जो बेसमेंट में बंद होता है ताकि वह उस पर रिसर्च कर सके। मार्टी उससे अपने सिर के पीछे का हिस्सा दिखाने के लिए कहता है ताकि कंफर्म कर सके कि उसे बाइट नहीं हुई, और जब वह देख लेता है कि वह क्लीन है तो गेट खोल देता है। तानी ज़ॉम्बीज के पहुंचने से पहले अंदर दौड़ जाती है, लेकिन अब होड़ गेट के बाहर इंतजार कर रहा होता है। तानी मार्टी का रेडियो उधार लेती है और अपने डैड को कॉल करती है, जो कि अकोनी होता है। वह अपने डैड से वादा करती है कि वह मार्टी के साथ अंदर रहेगी और उसे सैम को मार्केट से लेने के लिए कहती है। पुलिस स्टेशन में ब्लेन डेड ऑफिसर के पास पहुंचकर चाबियां ले लेता है ताकि अपने आप को आजाद कर सके। जब वह निकलने की कोशिश करता है तो उसे दरवाजे पर अपनी ज़ॉम्बी गर्लफ्रेंड मिलती है, जो तुरंत उस पर चढ़ जाती है और उसे काट लेती है। पार्किंग लॉट में डैग सैम से कहता है कि वह उसे स्लो कर रहा है और उसे अकेला छोड़कर भागने के लिए बोलता है। फिर वह वैन के विंडो से बाहर निकलता है और रूफ पर चढ़ जाता है, जहां वह यूकुलेले बजाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान बांधता है। इसी वक्त अकोनी और हंटर पहुंच जाते हैं तो सैम उनकी तरफ दौड़ती है। जब अकोनी कोई भी मॉन्स्टर जो उसको पकड़ने की कोशिश करता है उसको शूट कर देता है। जैसे ही सैम उन लोगों के साथ निकलती है, ज़ॉम्बीज डैग तक पहुंच जाते हैं और उसे मार देते हैं। उसके बाद ग्रुप हॉस्पिटल की तरफ निकलता है और ज़ॉम्बीज के पहुंचने से पहले दरवाजा बंद कर देते हैं। किंजी किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही होती तो सैम एक कॉरिडोर से भागकर फोन लेने जाती है और फिर एक रूम में छुप जाती है। वह स्पीकर्स के थ्रू अपनी माँ से उन्हें सेकंड फ्लोर पर मिलने के लिए कहती है। नॉइस से बहुत सारे ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो जाते हैं तो हंटर और अकोनी उनसे लड़ने लगते हैं। अकोनी गन से और हंटर फायर एक्सटिंग्विशर से। सैम को पता नहीं चलता कि फोन कॉर्ड उसके पैर के आसपास उलझा हुआ है और जल्दी ही मॉन्स्टर्स बाहर से उसे खींचने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी अपना सिर दरवाजे से तोड़कर अंदर आता है
तो सैम को डबल ब्लेड से अपनी रक्षा करनी पड़ती है। इसी वक्त हंटर पावर बॉक्स से 2 वायर्स निकालता है और एक ज़ॉम्बी को इलेक्ट्रोक्यूट करता है, जो एक इलेक्ट्रिक चेन स्टार्ट करता है और एक के बाद एक क्रिएचर को मार देता है। फिर केंजी और रे एलिवेटर से आते हैं। एक ज़ॉम्बी केंजी के रास्ते में आता है तो वह उसे जल्दी से मारकर अपनी बेटी से मिल जाती है। जब हंटर और अकॉनी ज़ॉम्बीज को लॉक कर देते हैं, ग्रुप निकलने लगता है और केंजी नोटिस करती है कि जो ज़ॉम्बी सुनामी के साथ आए हैं वह बाइट से टर्न होने वाले ज़ॉम्बीज से अलग दिखते हैं। वह कंक्लूड करती है कि उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए होंगे। बाहर हंटर कुछ और ज़ॉम्बीज को ब्लेड से गिरा देता है ताकि ग्रुप ट्रक में चढ़कर फाइनली बच सके। कुछ देर बाद वे मार्टी के घर पहुंचते हैं और तानी अपने डैड से मिलती है। वह नोटिस करती है कि अकॉनी के हाथ में चोट है और मार्टी फ्रीक आउट हो जाता है, लेकिन अकॉनी उन्हें श्योर करता है कि यह सिर्फ एक स्क्रैच है और उसे बाइट नहीं हुई। जब सब अंदर चले जाते हैं, अकॉनी मार्टी का रेडियो यूज करता है बैकअप बुलाने के लिए कोशिश करते हुए। जब मार्टी कहता है कि जब से यह सब शुरू हुआ है तब से उसने किसी से कांटेक्ट नहीं किया है, तानी को एहसास होता है कि 2 सुनामी आ चुके हैं और अब तक कोई भी एरिया चेक करने नहीं आया। इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई साजिश है। उसी वक्त ज़ॉम्बी कैदी अपनी जीरो से आजाद हो जाता है और गुर्राता है। अकोनी आवाज सुनता है और जांच करने जाता है। एक्सपेरिमेंट रूम में प्रवेश करता है और देखता है कि बिस्तर खाली है। अचानक ज़ॉम्बी उस पर कूदता है और थोड़ी मशक्कत के बाद अकोनी को काट लेता है। अकोनी दर्द में चीखता है, ज़ॉम्बी को लात मारकर दूर फेंक देता है और राक्षस के फर्नीचर से टकराने की आवाज बाकी लोगों को अलर्ट कर देती है। ज़ॉम्बी उन्हें सुन लेता है और ऊपर जाने लगता है जहाँ लोग उसे धक्का देते हैं और वह केंजी के साथ लड़ने लगता है। मार्टी तुरंत अपने टेसर से उस पर हमला करता है और तुरंत उसे मार देता है। रे अकोनी को ऊपर लाता है और तानी उसकी चोट का ख्याल रखती है, जबकि हंटर टेसर को ब्लेड से जोड़ता है ताकि हथियार और अधिक प्रभावी हो सके। ग्रुप मार्टी को डांटता है कि उसने ज़ॉम्बी को छिपा रखा था, तो वह समझाता है कि वह उनका कमजोरी पता करने के लिए प्रयोग कर रहा था। ये ज़ॉम्बी फास्फोरस से भरे होते हैं जो पानी में चमकने का कारण है और क्यों केवल बिजली ही उन्हें सच में रोक सकती है। हंटर नतीजा निकालता है कि उन्हें ज़ॉम्बियों को वापस पानी में लुभाना पड़ेगा और बिजली लगाकर एक ही बार में सबको मारना होगा। वो लोग मलबे को भी उड़ा देंगे ताकि और राक्षस न बन सके। तो मार्टी बताता है कि उसके पास एक बहुत बड़ी ग्रेनेड और C4 की सप्लाई है। जब ग्रुप हथियार पैक करना शुरू करता है, हंटर बाहर जाता है रास्ता साफ करने के लिए, लेकिन टेसर काम नहीं करता। गेट अचानक से खुल जाता है तो केंजी भी मदद करने के लिए बाहर आती है। वह वुड चिपर चालू करती है। फिर हंटर और केंजी ज़ॉम्बियों से लड़ने लगते हैं ताकि एक एक करके उन्हें चिपर में डालकर मार सके। उनका टीम वर्क परफेक्ट होता है और जल्द ही सभी ज़ॉम्बी मर जाते हैं ताकि ग्रुप भाग सके। निकलते वक्त केंजी हंटर से कहती है अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो वह सैम का ख्याल रखे। अकोनी को जल्द ही बीमार महसूस होने लगता है तो वो लोग एक गुफा में आराम करते हैं। यह अजीब है कि अब तक उसका रूपांतरण नहीं हुआ और मार्टी समझाता है कि उसे उसके सिर के पास नहीं काटा गया था, इसलिए संक्रमण को उसके दिमाग तक पहुंचने में समय लग रहा है। यह जानते हुए कि अंत करीब है, अकोनी अपने राज बताने का फैसला करता है। 30 साल पहले एक फार्मास्यूटिकल कंपनी इस बीच पर आई थी एक नई एंटी एजिंग दवा का परीक्षण करने के लिए एक जहाज में, ताकि सरकार की नजरों से दूर रहे। उन्होंने सभी को रिश्वत दी थी ताकि यह रहस्य बना रहे, जिसमें स्थानीय काउंसिल नेता भी शामिल थे। अकोनी ने मदद इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि उसकी पत्नी को चिकित्सा देखभाल दी जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी पत्नी वैसे भी मर गई। लेकिन दवा वास्तव में मानव परीक्षण के लिए तैयार नहीं थी और इसका साइड इफेक्ट बहुत भयानक था, इसलिए कंपनी ने रोगियों और कर्मचारियों को जहाज से हटा दिया और संक्रमित लोगों को अंदर बंद करके जहाज को डुबा दिया। उन्होंने पहचान पट्टिका भी हटा दी क्योंकि उस पर कंपनी का लोगो था। केंजी को शक होता है कि ये साइड इफेक्ट्स नहीं थे, बल्कि कंपनी का असली इरादा इंसानों को हथियारों में बदलने का था। उसी वक्त ज़ॉम्बी उन्हें ढूंढ लेते हैं और हमला करते हैं। हंटर अंततः टेसर ब्लेड को काम करने लगता है और प्राणियों को मारना शुरू करता है मार्टी की मदद से, जबकि बाकी लोग भाग जाते हैं। जाते वक्त तानी को अकोनी को छोड़ना पड़ता है क्योंकि वह मर जाता है, लेकिन वह सुनिश्चित करती है कि उसके हाथ में एक ग्रेनेड हो। जब सारे ज़ॉम्बी मर जाते हैं, हंटर और मार्टी बाकी लोगों के साथ निकल जाते हैं और गुफा से दूर चले जाते हैं। जाने से पहले तानी देखती है कि अकोनी ज़ॉम्बी बनकर उठता है और अपने आखिरी होश में ग्रेनेड को सक्रिय करता है। विस्फोट गुफा को ब्लॉक कर देता है और ज्यादा ज़ॉम्बी उनका पीछा नहीं कर पाते। कुछ वक्त बाद ग्रुप बीच तक पहुंचता है और योजना को अंजाम देने के लिए बन जाता है। मार्टी यह भी बताता है कि उसने अपने घर में C4 रखा था और अब रिमोट से उसे उड़ा देता है। रे, मार्टी और तानी एक नाव लेकर मलबे तक C4 ले जाते हैं। मार्टी सारे कनेक्शन बना रहा होता है और तानी उसे जल्दी करने के लिए कहती है क्योंकि ज़ॉम्बी उनकी तरफ तैरते हुए आ रहे होते हैं। हंटर कुछ तार लेकर टाइडल पूल्स तक खींचता है, जबकि केंजी और सैम पावर बॉक्स के पास सही वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि बिजली चालू कर सके। फिर हंटर एक बाइक लेता है और तेज म्यूजिक बजाता है ताकि ज़ॉम्बी उसके पीछे बीच तक आए। उसी वक्त मार्टी पानी में कूदता है C4 इंस्टॉल करने के लिए और ज़ॉम्बियों से घिरा होता है। रे उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी भी नाव पर आ जाता है और रास्ता ब्लॉक कर देता है। जब तक तानी प्राणी को गिरा देती है, तब तक मार्टी मर चुका होता है। जब हंटर पूल्स तक पहुंचने वाला होता है, वाहन रेत में फंस जाता है और उसे पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है।
अचानक से अल्फा ज़ॉम्बी उसे ढूंढ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। टेसर ब्लेड फिर से फेल हो रहा होता है तो हंटर को हाथ से लड़ाई करनी पड़ती है। अल्फा ज़ॉम्बी तुरंत उसे निशस्त्र कर देता है और उसके हाथ पकड़ लेता है तो हंटर उसे कुछ बार लात मारता है ताकि वह दूर हो जाए। केंजी यह सब देख रही होती है और बाइक को रेत से निकालने के लिए दौड़ पड़ती है। म्यूजिक फिर से प्ले करती है ताकि आखिरकार सारे ज़ॉम्बी को टाइडल पूल्स तक गाइड कर सके। हंटर अल्फा ज़ॉम्बी से लड़ता रहता है और जब वह उसके गले को पकड़ता है तो हंटर एक छिपा हुआ चाकू निकालकर ज़ॉम्बी का हाथ काट देता है। नाव पर तानी ज़ॉम्बियों पर फायर करती रहती है जो नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं। रे उसे एक लाइफ जैकेट देकर कहता है कि उसे भाग जाना चाहिए जैसे उसके पिताजी चाहते थे, तो तानी समुद्र में कूद जाती है। अल्फा ज़ॉम्बी अब भी हंटर से लड़ रहा होता है जो उसे लात मारता है और अपनी ब्लेड वापस लेता है। टेसर आखिरकार काम करता है और हंटर ज़ॉम्बी का सिर काट देता है उसे पूल में धकेलते हुए। उसी वक्त सैम पावर बॉक्स को एक्टिवेट करती है और सारे ज़ॉम्बी एक बार में इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं। जब तानी काफी दूर तैर चुकी होती है, रे हंटर से रेडियो पर अलविदा कहता है और C4 एक्टिवेट करता है। परिणामस्वरूप विस्फोट में वह मर जाता है। एक बड़ी लहर बनती है और बीच की ओर बढ़ने लगती है तो हंटर को भागना पड़ता है। उसका रास्ता एक ज़ॉम्बीफाइड प्लेन रोकता है और हंटर उसे ब्लेड से मारने में बहुत मजा लेता है। उसका सिर फट जाता है। फिर हंटर कामयाबी से लहर के किनारे तक पहुंचने से पहले निकल जाता है। वह केंजी और सैम से मिलता है जो तानी को पानी से बाहर निकाल रहे होते हैं। कपल किस करता है और फैमिली कोस्ट गार्ड शिप को दूर से आते हुए देखती है।